दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बीपीएससी के प्रीवियस सेट के क्वेश्चन पेपर से सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा था, जिसमें मैंने सबसे पहले बीपीएससी के सीडीपीओ एग्जामिनेशन का सेट प्रैक्टिस शुरू किया था, जिसमें मैंने सीडीपीओ का एग्जामिनेशन में 1998 में जो सीडीपीओ का एग्जामिनेशन हुआ था उसका पूरा कंप्लीट करवा दिया। फिर 2005 में जिस सीडीपीओ का एग्जामिनेशन हुआ उसको पूरा कंप्लीट करवा दिया आप लोग के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि बीपीएससी ने जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ को जो एग्जामिनेशन हुआ 3 बार हुआ है। एक हुआ है, अभी मैं आपको बता देती हूँ, 1998 में, दूसरा 2005 में, तीसरा 2018 में। इस बार जो होने वाला है वो 2021 में ये 4th एग्जामिनेशन रहेगा बीपीएससी की तरफ से सीडीपीओ का। ये पीटी एग्जामिनेशन 2018 में जो हुआ था उसी का सेट प्रैक्टिस मैं आज आपको करवाऊंगी। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि सीडीपीओ का जो भी स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि 3 बार सिर्फ एग्जामिनेशन हुआ है, 1998 में, दूसरा 2005 में, तीसरा 2018 में, और इस बार 4th एग्जामिनेशन होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी ने जो सीडीपीओ का एग्जामिनेशन लिया था बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पीटी एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन जो 2018 में संपन्न हुआ था और कब हुआ था, तो देखिए डेट भी यहाँ पे देखिए 15/7/2018। 15/7/2018 को जो संपन्न हुआ था उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब। तो देखिए, जो सीडीपीओ का एग्जामिनेशन हुआ है ये 2018 में, उसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देखिए पूछा गया था कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है। यानी रूस का जो सेंट पीटर्सबर्ग है, तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आप यहाँ पे समझ लिए होंगे कि रूस में सेंट पीटर्सबर्ग एक नाम का एक शहर है, लेकिन इससे पूछा जा रहा है कि जो शहर है रूस में पीटर्सबर्ग वो किस तट पर है, किसके तट पर है। देखिए ऑप्शन काला सागर, बाल्टिक सागर, कैप्सियन सागर या फिर उत्तरी सागर। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और देखिए यहाँ ऑप्शन ई है, क्योंकि 2018 के टाइम पे जो सीडीपीओ का एग्जामिनेशन हुआ था उस टाइम बीपीएससी ने ऑप्शन ई डालना शुरू कर दिया था। यानी 4 विकल्प नहीं बल्कि 5 विकल्प के साथ एग्जामिनेशन लिया था। अब 5वां विकल्प तो आपको लोग को पता ही होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से ज़्यादा। मान लीजिए एक से ज़्यादा भी आंसर से उसमें सही है तो आप ऑप्शन ई लगाएंगे, और एक भी अगर आंसर सही नहीं है तो ऑप्शन ई लगाना पड़ता है। तो अभी जो बीपीएससी एग्जामिनेशन लेगी वो भी आपका 5 ही आपका जो ऑप्शन रहेगा 5 ऑप्शन के साथ लेगी। तो देखिए ये जो है बाल्टिक सागर में ही रूस का सेंट पीटर्सबर्ग जो शहर है बाल्टिक सागर के तट पर है। अब देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बता देती हूँ जो फैक्ट्स आपके लिए। देखिए सेंट पीटर्सबर्ग ये नेवा नदी के तट पे है। ये जो नेवा नदी, मैं यहाँ आपको लिख देती हूँ, ये नेवा नदी के तट पर है, नेवा नदी के तट पर है। ये शहर बाल्टिक सागर के तट को छूता है और यह शहर रूसी साम्राज्य की पूर्व राजधानी थी। जो रूस था उसी की पूर्व राजधानी कौन था, तो ये पीटर्सबर्ग था। अब चलिए नेक्स्ट, इसमें ध्यान रखिएगा कौन से तट पे, तो बाल्टिक सागर, और नदी कौन सा है, तो नेवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंगूरी मंदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है। जब भी मैंने आपको कहा जब भी नहीं है टेक राउंड कर दीजिए ताकि आपको पता चले कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। तो देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा अंगूरी मंदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक शहर नहीं है। यानी कि फ्रांस में अंगूरी मंदिरा पैदा होता है, लेकिन इसमें से कौन सा एक शहर नहीं है जो ये अंगूरी मंदिरा पैदा करता है। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। सेशन है जो फ्रांस का शहर नहीं है और यहाँ अंगूरी मंदिरा पाया नहीं जाता है। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इसमें देखिए फ्रांस है जो शराब की दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता के रूप में जाना जाता है। यानी कि शराब के सबसे बड़ा निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है, तो फ्रांस को जाना जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कभी कदार ही आपको मिलेगा ये क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि शराब का सबसे ज्यादा उत्पादक निर्यात करने वाला कौन सा देश है, तो वो फ्रांस है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें आपको ठहरने की नाम्बिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं। देखिए नाम्बिया तट के पास एक बहने वाली ठंडी जलधारा है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका जो 3 का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बेंगुला धारा, वेनिगुला धारा के नाम से जाना जाता है नाम्बिया तट को। अब चलिए देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको फैक्ट्स बता देती हूँ। तो देखिए वेनिगुला धारा जो दक्षिण अफ्रीका से पूर्व तट के साथ बहने वाली गर्म जलधारा, ये जो है बेंगुला धारा ये गर्म जलधारा है, इसको ध्यान रखिएगा, गर्म जलधारा है। और उसके बाद फिर
ये होमबोल्ट धारक और पेरू के तट साथ बहने वाली ठंडी, अब इसको सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि निम्बिया तट के जो साथ बहने वाली ठंडी जलधारा है बेंगोला नाम धारा है और ये गर्म जलधारा है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन है। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है अल्पसंख्यक के अगर आप लोग अभी तक देखे नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटी का सेक्शन देखिएगा। तो पॉलिटी के सेक्शन में अल्पसंख्यक पर मैंने वीडियो बना रखा है कि संविधान में, भारतीय संविधान में इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, इसका पूरा डिटेलिंग मैंने दिया है और इससे 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं आपको। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है। तो देखिए इसका जो 4 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कुर्द है जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। और भी वहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय हैं लेकिन सबसे ज़्यादा ये कुर्द है। देखिए इराक के उत्तरी भाग में कुर्द अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय है। इस सुन्नी विचारधारा को मानते हैं, जो ये है ये सुन्नी विचारधारा को मानते हैं। और इराक की आज़ादी 55 से 60 वर्ष बताई गई है। जो इराक के जो आज़ादी का वर्ष है वो 50 से 60 वर्ष हो चुका है। और कुर्द जो है वो मुस्लिम समुदाय का माना जाता है और सुन्नी विचारधारा को मानते हैं। ये अल्पसंख्यक लोग जो है वो सुन्नी विचारधारा को मानते हैं। 5th में देखिए 5th में पूछा जा रहा है कि ब्राजील का पठार के घास के मैदान को कहते हैं। ये आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा, आप लोग पढ़ रहे होंगे ज्योग्राफी तो आपको आया होगा ये क्वेश्चन कि ब्राजील के पठार को जो घास पाया जाता है, घास के मैदान है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो 5 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो देखिए कंपोस्ट अर्जेंटीना का घास का मैदान है और कंपोस्ट ब्राजील का घास का मैदान भी है। ये देखिए अर्जेंटीना का भी घास का मैदान है पंपास जो हो जाएगा, और ये कंपोस्ट है जो ब्राजील की घास का मैदान है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें 2 नाम आएगा, एक आ जाएगा आपका अगर पंपास आ जाएगा, देखिए पंपास यहाँ पे है तो पंपास है जो अर्जेंटीना के घास का मैदान है और ये कंपोज है जो ब्राजील के घास का मैदान है। अब देखिए 2 वर्ड्स और आ जाएगा बेंड्स और डाउन्स। देखिए बेंड्स और डाउन्स के बारे में बता देती हूँ, मुझे अचानक याद आ गया तो मैं बता देती हूँ आपको कि देखिए दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है। मैं इसके सामने आप लोग को लिख देती हूँ। देखिए पंपास है ये जो हो जाएगा आपका ये ब्राजील हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये अर्जेंटीना हो जाएगा, मैं आप लोग को लिख देती हूँ ताकि आप लोग इसको मेंशन कर लीजिएगा। अर्जेंटीना हो जाएगा और ये बेंडेस हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। बेंडेस हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका, ये हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। और उसके बाद डाउन्स हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे लिख देती हूँ, डाउन्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया होगा। एक बार मैं आपको लेके बोल देती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। देखिए पंपास हो जाएगा अर्जेंटीना, कंपोज हो जाएगा ब्राजील, बेंड्स हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका और डाउन्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसको मेंशन कर ले। यही 4 घास के मैदान आपको हर एग्जामिनेशन पूछे जाएंगे, कभी पंपास के बारे में, कभी बेंड्स के बारे में, कभी डाउन्स के बारे में, कभी कंपोज के बारे में पूछा जाता है। तो जो ब्राजील में है वो कंपोज हो जाएगा, पंपास है अर्जेंटीना हो जाएगा, बेंड्स आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका और डाउन्स हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है कि भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि की कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा से कम होती है। यानी कि जो भारत में जो शुष्क भूमि है वहाँ जो कृषि होती है उसमें वार्षिक वर्षा डैश में कम होती है। कितना प्रतिशत कितना में कम होती है। तो 6 का देखिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 75 सेंटीमीटर होती है। 75 सेंटीमीटर ही भारत के जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है वहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, देख लीजिए यहाँ पर, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए जब मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगी तो आपको अपना आप भी इसका आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए हरी के बैराज पंजाब के फिरोजापुर से जिला से अवस्थित है। ये बैराज सतलज नदी पर बनाया गया है। ये जो बैराज है तो यानी हरी के बैराज इसका सही आंसर हो जाएगा। थार मरुस्थल के जो सिंचाई करने वाला इंदिरा गांधी नहर है वो हरी के बैराज कहाँ से, तो पंजाब से फिरोजाबाद जिला में अवस्थित है। और देखिए जो इंदिरा गांधी जो नहर है, इंदिरा गांधी ये भारत की सबसे बड़ी नहर है। ये भारत की सबसे बड़ी नहर कौन है, तो इंदिरा गांधी नहर है। इसको आप मेंशन कर लीजिएगा फैक्ट्स में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं।
ये नहीं उगते हैं, यानी कि आज सदाबहार वन नहीं उगाए जाते हैं भारत के जितने भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पे। तो देखिए कहाँ, पूर्वी घाट, अंडमान द्वीप, पश्चिमी घाट या उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो देखिए जो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, पूर्वी घाट में ये सदाबहार, आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। अब देखिए उसके बाद नाइन्थ में आपका आ जाएगा, ये सारे के सारे आपको इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं। 9th में पूछा जा रहा है कि दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी में किसकी सहायक नदियां हैं, यानी दंडकारण्य, इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, दामोदर नदी, या फिर ऑप्शन ए में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एस अधिक। तो 9 का देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दंडकारण्य, इंद्रावती, सबरी के सहायक नदियां हैं। अब देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ, देखिए दंडकारण्य नदी जो उबड़ खाबड़ नदियां होता है, अनउपजाऊ नदियां होता है, अनउपजाऊ जगह होता है। यहाँ पे जो हो जितने भी क्षेत्र होंगे दंडकारण्य में वो सारे के सारे अनउपजाऊ होंगे, यहाँ पे कोई भी फसल नहीं होती। अब देखिए दंडकारण्य का जो क्षेत्र का विस्तार है मैं बता देती हूँ, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है। यहाँ वन है जो विंध्याचल पर्वत से गोदावरी नदी तक फैला हुआ है और प्रसिद्ध वन है। इस क्षेत्र में महानदी की सहायक नदी तेल, जोक, उदती, हटती और गोदावरी की सहायक नदियां पाई जाती है। तो देखिए ये देखिए दंडकारण्य, इंद्रावती कौन है, तो गोदावरी की सहायक नदियां में पाई जाती है। और मैंने जैसे आपको बताया कि दंडकारण्य जो भूमि होती है, उबड़ खाबड़ होते, अनउपजाऊ भूमि होती है। और इसका जो विस्तार क्षेत्र छत्तीसगढ़, ज्यादा करके छत्तीसगढ़ में ही है। तो छत्तीसगढ़ में कौन सी भूमि है, तो दंडकारण्य भूमि पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून को प्रदर्शन के संवर्धन में है। तो देखिए इसमें जो वायुमंडलीय विशेषता है जो भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन में संबंध है कौन से, तो उष्णकटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम, ITC जेट को खिसकना, या फिर तिब्बत उच्च, या फिर ला नीना, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका जो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो पूछा जा रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग के लिए मिटा देती हूँ ताकि यहाँ पे आपको अगर कुछ लिखना रहे मुझे तो यहाँ पे आप लोग के लिए लिख दूंगी। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है 11 में कि मणिपुर के मध्य घाटी में संक्रदित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है, यानी कि संक्रदित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है मणिपुर के मध्य घाटी में? मैतेई, मिसमी, कुर्मी या अपातनीस। तो देखिए मिसमी, पुटकुम, ये सारे के सारे जो है अरुणाचल प्रदेश के जनजाति हैं, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका मैतेई हो जाएगा। मैतेई ही है जो आपका ये मणिपुर के मध्य घाटी के संकेतित अनुसूचित लोग में पाया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है यहीं पे आपका 12 में, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है, कहाँ था? तो इसमें जोड़ा बताया जा रहा है, यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा तो देखिए उत्तर प्रदेश या मिजोरम, या फिर देखिए ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल या नागालैंड, तीसरा में पंजाब और लक्षद्वीप, 4th में बिहार और मेघालय। तो इसका जो 11, 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पंजाब और लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत में कुल जनसंख्या का सबसे अधिक कहाँ रहा? तो पंजाब और लक्षद्वीप में रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जवाहर सुरंग किसके नजदीक स्थित है? देखिए जवाहर सुरंग अभी कुछ दिन पहले चर्चा में भी रहा था, एक इम्पॉर्टेंट चर्चा में, आप लोग अगर न्यूज वगैरह देखे होंगे तो आप लोग को पता चला होगा। तो देखिए जो जवाहर सुरंग है मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो हो जाएगा बनियाल दर्रा, ये बनियाल दर्रा के नजदीक स्थित है। अब देखिए ये जो बनियाल दर्रा है जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है और जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। अब बालचा लालचा जो दर्रा है ये आपका जो हो जाएगा बालचा लालचा दर्रा जो आपका हो जाएगा ये क्या इस सुरंग में, जवाहरलाल सुरंग में ही हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये बालचा लालचा जो है हिमाचल प्रदेश है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हिमाचल प्रदेश है। और जवाहर सुरंग जो नज़दीक इसका है तो बनियाल दर्रा। अब बनियाल दर्रा कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर जाने का मार्ग है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार में कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? यानी कि बिहार स्पेशल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इससे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड है जो झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देखिए ऑप्शन देखिए, गंगा सोन विभाजन, अंग मैदान, मगध मैदान या फिर
मिथिला मैदान। तो देखिए इसका जो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा 14 का सही आंसर आपका हो जाएगा मिथिला मैदान। मिथिला मैदान है जो झारखंड के साथ अफसान साझा नहीं करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 में महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा था। यानी कि बिहार का स्थान 36वां राज्य और राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2011 के अनुसार ये महिलाओं के जो साक्षरता था दर था, लिटरेसी रेट थी, उसमें सबसे ऊपर से कौन सा नंबर पे थे। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि गंगा नदी के दियारा भूमि के नामकरण निम्नलिखित में से किसके संबंध में है। तो देखिए गंगा दियारा, अब देखिए सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए दियारा एक स्थानीय शब्दावली है जो भोजपुरी भाषा क्षेत्र, नदी, बाढ़ और मैदान में स्थित एक समतल रूप से इस्तेमाल की जाती है। यानी दियारा जो है वो भोजपुरी भाषा है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोग के लिए, ये भोजपुरी भाषा में इस्तेमाल किया गया है और इसका जो नामकरण जो संबंध है वो दिया से दिया गया है, दिया से ही दियारा कहा गया है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, नहीं है। देखिए भौगोलिक पंजीकृत यानी GI टैग जो मैं इसको GI टैग, बिहार के ऐसे कौन कौन से वस्तु है जिसको GI टैग दिया गया है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि GI टैग नहीं दिया गया है। देखिए GI टैग के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। ऐसे मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखिए GI टैग देने से कोई भी वस्तु का जो मान है वो ऊपर हो जाता है, उसकी जो महत्ता इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो देखिए इसमें जो पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो देखिए जर्दालू आम बिल्कुल सही है। जर्दालू आम कहाँ का है तो मैं आपको बता देती हूँ, भागलपुर का है। कतरनी चावल, यहाँ कटनी चावल नहीं है, कतरनी चावल होगा, ध्यान दीजिएगा। कतरनी चावल ये भी बिल्कुल सही है, इसको भी GI टैग बिहार में मिल चुका है, ये भी भागलपुर का है। मगही पान तो बिल्कुल है, ये नवादा में मिलता है और इसको भी GI टैग मिला हुआ। लेकिन मूंगा रेशम का GI टैग बिहार में नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मूंगा रेशम जो है वो किस क्षेत्र का है और इसे GI टैग कब दिया गया है। जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, तीनों के तीनों को GI टैग बिहार में मिल चुका है। ये जर्दालू आम, कतरनी चावल भागलपुर का है और मगही पान जो है वो नवादा का है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको बताया है कि सारे के सारे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले जो एग्जामिनेशन है, CDPO का एग्जामिनेशन जो अक्टूबर में कंडक्ट होने वाली है BPSC की तरफ से, PT एग्जामिनेशन, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से लगातार क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ये 2018 में एग्जामिनेशन हुआ था। देखिए 5/7/2018 में PT एग्जामिनेशन BPSC का हुआ था, यानी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO का हुआ था, जो BPSC की तरफ से निकलता है। और इस बार फिर से फॉर्म निकाली गई है 2021 में CDPO का, जिसका एग्जामिनेशन का डेट रखा गया है कि अक्टूबर के मिड या लास्ट तक एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो ये उन सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का जो वटेज है कितना रहता है, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखा कि मैंने 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन बताया, जिसमें कुछ तो विदेशी तरह के क्वेश्चन थे, यानी कि जो हमारे भारत से बिल्कुल भी नहीं थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पठार वगैरह से थे, कुछ ऐसे थे जो आपके नदी वगैरह से आए, और कुछ क्वेश्चन साक्षरता दर बिहार स्पेशल से आए हैं। इसके आगे जो भी क्वेश्चन है और भी बिल्कुल इस तरीके से मिक्स मिला हुआ क्वेश्चन रहेगा, जो आप लोग के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस CDPO ही नहीं बल्कि 67 जो BPSC आने वाली है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये BPSC के द्वारा ही आयोजित की जाती है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO का एग्जामिनेशन। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये CDPO का एग्जामिनेशन अलग से नहीं है, बल्कि BPSC ही इसका एग्जाम कंडक्ट करती है। BPSC की तरफ से ही एग्जाम लिया जाता है। देखिए जब भी ये सेट प्रैक्टिस लीजिएगा, इसमें साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ मैं कौन सी सेट प्रैक्टिस आप लोग को करवा रही हूँ। तो देखिए इसका भी मैंने बुक रिव्यू कर दिया है। ये स्पार्क का बिहार लोक सेवा आयोग CDPO का है, मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इसमें पिछले वर्ष के भी प्रश्न पत्र को हल किया गया है और टोटल 26 सेट्स दिए हुए। इसी से मैं आपको ये सेट प्रैक्टिस करवा रही हूँ CDPO के लिए। तो चलिए आज के लिए CDPO के यानी कि एग्जाम पॉइंट की तरफ से जो CDPO का सेट प्रैक्टिस चल रहा था, प्रीवियस का क्वेश्चन चल रहा था, उसमें इतना ही। फिर इसके नए इसको क्वेश्चन और नए फैक्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी BPSC CDPO के एग्जामिनेशन प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में सेट प्रैक्टिस में। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।